गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? आज एग्ज़ाम आपका अभी अभी हुआ है और आई विश आई मुझे उम्मीद आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया गया होगा। और ये जानकर आपको काफ़ी खुशी होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, जो मैंने पार्ट 1 2 3 करके मैंने आपको बताया, जो एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट था मेरा, उसमें से हमने ऐसा आपको दिया था पार्ट करके कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, लगभग 7 8, वो आपको आर्ट्स में सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी किया गया था। और दूसरा कि आज जो आप साइंस का और कॉमर्स का एग्जाम लिखें, तो आज के भी क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे कि तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि सेम टू सेम आपको कॉपी करके दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया गया होगा। तो आज का हम लोग जो जो सेशन लेके आए हैं, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपने आउट ऑफ 30 कितना सारा आप अटेम्प्ट किए हैं और आप कितना मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग कितना मार्क्स को आज कवर किए हैं, ताकि आप 30 आउट ऑफ 30, इसमें होता क्या है कि आप जब फुल मार्क्स लाते हैं तो आपको ये हेल्प करता है आपके मार्क्स के लिए, ठीक है। और बाकी आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बताया गया था, और आपके अगर दिमाग में तो आप उसको लिखे भी होंगे। और बाकी राइटिंग सेक्शन भी आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया हुआ था, सेम टू सेम उसको उसी फॉर्मेट में आपको लिखना था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, बाकी सेम आपको तो सब्जेक्ट मैटर या थीम तो वही डाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि आज का जो एग्जाम हुआ उसका किस प्रकार का आप क्वेश्चन पूछा गया और उसका सही आंसर्स क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था नोटिस से, ठीक है। नोटिस से क्वेश्चन था कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, जो नोटिस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, वो आमतौर पे किसमें दिखता है, यानी कि कौन से वो मीडियम है जिससे वो मतलब कि लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो नोटिस कौन निकालता है? गवर्नमेंट। अगर स्कूल और कॉलेज में कोई नोटिस को इशू किया जाता है तो जनरली वो जो नोटिस नोटिस होते हैं वो स्कूल और कॉलेज को नोटिस बोर्ड में लिखे जाते हैं। तो उसका आंसर ये होता सी। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जो नोटिस को इशू करता है कोई भी विभाग का, तो वो जानकारी वो किसके थ्रू लोगों तक या अपने कर्मचारियों तक पहुंचाता है। तो इसका आपका ऑप्शन होगा क्या? न्यूज़पेपर। क्या होगा? न्यूज़पेपर इज द मीडियम, ठीक है। यही वो मीडियम है जिससे गवर्नमेंट का जो भी नोटिस होता है वो लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर। जो नोटिस होता है वो रीडर्स को क्या देता है, ठीक है। जो नोटिस है वो रीडर्स को क्या देता है, तो क्या देता है? ग्रीटिंग्स, क्या अभिवादन देता है, इंफॉर्मेशन सूचना देता है, इनविटेशन न्योता देता है, आमंत्रण देता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी होगा। तो नोटिस जो होता है वो आपको क्या देता है? लोगों को इनविट ये इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? सूचना देता है, ठीक है, आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वी शुड नॉट इंक्लूड, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का है। वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोग को नहीं इंक्लूड करना चाहिए किसमें? रिपोर्ट राइटिंग में। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी किया गया है, जो मैंने बताया था उसी प्रकार से उठा करके आपको पूछा गया है जो मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसमें आप देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल ये समझ पाएंगे, बिल्कुल ये जान पाएंगे कि आपको जो बोला गया था, क्यों आपको जो मैंने बताया था, यहाँ हम कुछ आइडिया दे रहे। देखिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताते हुए करूंगा। मैं ये जल्दीबाजी में देख पाया कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके, जो मैंने ये बताया था आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर है जो आया हुआ है, और दूसरा कि ये जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके, मतलब ये जो मैंने बताया था ये है, जो मैंने वीडियो में बताया था आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 26, 27, फिर 23, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये इस क्वेश्चन नंबर में आया हुआ है। तो आप इसको अब एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं अभी बताते हुए तो आपको मैं बता ही दूंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसमें से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड नॉट इंक्लूड, वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है रिपोर्ट राइटिंग में। तो क्या इंक्लूड नहीं करना है? तो पर्सनल कमेंट आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रिपोर्ट राइटिंग में आपको पर्सनल कमेंट नहीं करना है, पर्सनल कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बिल्कुल कॉपी किया गया था, ठीक है। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एक कौन सा कंपोनेंट, एक मतलब एक टुकड़ा है, एक पीस है, कौन है? ग्रीटिंग करना, अभिवादन करना ऑडियंस को, सैल्यूटेशन सलामी करना, या फिर सर मैडम जो आप करते हैं वो सैल्यूटेशन करना, हेडिंग लिखना, टाइटल लिखना और थैंकिंग करना ऑडियंस को। तो आप जान रहे हैं क्या, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो था वो आपका बिल्कुल सेम डिटो था जो कि मैंने बताया था, कॉपी क्वेश्चन सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है वो किसके साथ स्टार्ट होता है? तो फॉर्मल लेटर के सबसे पहले क्या लिखा जाता है? डेट लिखा जाता है, सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किसके साथ होता है? आप देखेंगे सेंडर एड्रेस के साथ। जनरली फॉर्मल ये लेटर जो होता है वो किसके साथ स्टार्ट होता है? तो सेंडर एड्रेस का। ये भी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बैंक करवाते हुए, ये भी आपको बिल्कुल सेम याद होगा अगर आप याद कर पाए होंगे तो। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, जो पोएट हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं फिशरमैन को करने से। यानी ये पोएट पैब्लो नेरूडा का ये जो है पोयम कीपिंग क्वाइट उससे लिया गया है, उसमें जो फिशरमैन का जिक्र है उससे वो उम्मीद करते हैं कि वो जो फिशरमैन है तो फिशरमैन का संबंध किससे रहेगा? वो वेल्स मछली है, यहाँ पर देखिए वेल्स मीन्स आप जान रहे हैं कि ब्लू व्हेल के बारे में बोला जा रहा है, तो फिशरमैन का संबंध मछली से ही होगा। तो अगर लॉजिकली भी कोई बनाएगा तो इसको लगा दिया होगा नॉट टू हार्म वेल, ये लाइन तो भी लिखा हुआ है पोयम में कि फिशरमैन से वो यही उम्मीद रखते हैं कि वो मछलियों को नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो और भी क्वेश्चन है, नॉट टू गो टू द सी, समुद्र में नहीं जाने का रिक्वेस्ट करते हैं, टू बी स्टिल, शांत रहने का बात करते हैं, टू कैच स्मॉल फिश, तो छोटे मछलियों को पकड़ने का बात नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये सब भी एक अनुमानित चीज है, लेकिन बात ऐसा है ना कि जो हम पोयम को पढ़ें तो पोयम में इसका साफ साफ जिक्र है नॉट टू हार्म वेल्स, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हालांकि वो इस पोयम में रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी प्रकार का कोई मतलब कि उपद्रव ना हो, लोग ज्यादा क्रूर ना बने, इसलिए जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, इसीलिए वो जीवों को ना ही नुकसान पहुंचाए, मतलब ये वायलेंट नेचर नहीं रखे, नॉन वायलेंस को अपनाए, इसलिए वो इस लाइन को यूज करता है। हालांकि ये सब बात वो इंटरनली पोएम के थ्रू बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग को ये जो फ्रेज है वो यूज किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर, कमला दास जब जा रही होती तो अपने माँ को वो क्या बोलती है? कमला दास अपनी माँ को क्या बोलती है? गुड बाय बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड नाइट बोलती है, सी यू सून अम्मा बोलती है, ठीक है। तो कोई भी अगर जाते हुए कोई गुड बाय भी हेल्प लगा दिए होंगे एग्जाम में, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है, इसका तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। आपको बोलती है वो क्या? सी यू सून अम्मा मीन्स जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आपका दिमाग को मतलब कि थोड़ा आप कंफ्यूज किया होगा, कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। व्हाट ब्लॉट द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, समझने वाली बात है। यहां पर बोल रहा है कि व्हाट ब्लॉट का मतलब होता है कि हटा देता है, या जैसे कि आपको दीवार को जैसे कि पेंट कर देते हैं तो बाकी पीछे का चीज छिप जाता है, तो वही बोलता है कि ब्लॉट मतलब होता है छिपा देना, क्या करके? बाय पेंटिंग वगैरह करके उसको छिपा देना, नीप पोत देना, जिसको बोलते हैं नीपा पोती करना, वो कर देना। तो क्या ब्लॉट कर देता है, हटा देता है, छिपा देता है? मैप्स, किसका मैप? ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, जो स्लम चिल्ड्रेन जो गरीब बच्चे हैं, ये जो पोयम आया हुआ है वो कौन सा मतलब कि पोयम से? एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम इन ए स्लम, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम का क्वेश्चन है। बोलता है क्या वो चीज है जो गरीब बच्चे हैं उसको छिपा देता है? तो गार्बेज, कूड़ा कचरा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, कूड़ा कचरा। ब्लॉकेज, ये भी नहीं होगा। स्टोन सीधा स्ट्रीट, जो गली में पत्थर है वो, तो ये क्या करता है? डर्टी स्लम्स जो है, ठीक है। तो क्या जो बोला जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, स्लम बच्चे हैं, व्हाट ब्लॉट द मैप, व्हाट ब्लॉट्स द मैप, वो जो मैप है स्लम बच्चों का वो क्या छिपा देता है? तो वो क्या चीज छिपाता है? तो डर्टी स्लम को छिपा देता है, वो गंदगी में कैसे रहते हैं उस चीज को छिपा देता, वो दिखाता नहीं है जनरली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। Why was the roadside stand built? रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने जिक्र किया हुआ है। रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए जाते हैं? टू सो दैट पीपल कैन वेट हेयर,
ताकि लोग वहां वेट कर सके, टू मेक इट बस स्टॉप, ठीक है, इट ए बस, ताकि लोग उसको बस स्टॉप बना सके, टू अर्न मनी, ताकि पैसा जमा कर सके, ठीक है, टू हेल्प द ट्रेवलर, वो यात्री को मदद कर सके। तो आप समझ गए होंगे, रोड साइड स्टैंड इज मेड बाय द पुअर पीपल टू अर्न मनी, क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा पैसा अर्न करने के लिए बनाया जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये अभी आप सही लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का है, फ्रेंच लुक्ड, फ्रेंच क्या देखा, फॉर अपॉर्चुनिटी, मौका देखा, क्या मौका देखा, टू स्किप, भाग जाने का, स्कूल, टू डू व्हाट, बाहर वो देखता है कि आज स्कूल हमको नहीं जाना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, क्या मौका देखता है, वर्क ऑन मिल्स, उसको मिल में काम करना चाहिए, कलेक्ट बर्ड एग, कि जाकर के जो पंछी होता है उसका जो अंडा होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए, गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाना चाहिए, पकड़ने, या वाटर द प्लांट, या पानी देना चाहिए किसमें, पौधों में। तो याद रखेंगे, जब वो स्कूल जा रहा होता है उस दिन, जिस दिन लास्ट क्लास चल रहा होता है, तो वो सोचता है कि चलो बाहर जाकर के बागीचे में घूमते हैं, ठीक है, और जाकर के बर्ड्स एग को ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 11, ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपका बताया हुआ है, आप देख लेंगे। द रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स हैं, हैव नो आइडेंटिटी, उसका कोई पहचान नहीं है। ये क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछा गया था। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट दे हैव, उनके पास क्या है, परमिट है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है। तो आप बिल्कुल लगाए होंगे, उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश किस प्रकार के फैमिली से बिलोंग करते थे, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश किस प्रकार के फैमिली से बिलोंग करते थे, मुकेश जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था वो बेंगल मेकर फैमिली से था, फार्मर फैमिली से, रैग पिकर फैमिली से, बेंगल मेकर फैमिली से, और मोटर मैकेनिक से। तो बताइए, तो आपका क्या होगा, बेंगल मेकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रोग्राम वाई द ऑथर पार्ट ऑफ, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच प्रोग्राम वाई द ऑथर ए पार्ट ऑफ, किस प्रकार का प्रोग्राम है, ऑथर जो थी एक मतलब कि भागीदारी उनका था, कौन किसका वो हिस्सा थी, तो टूर प्रोग्राम का, रिसर्च प्रोग्राम का, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का, नन ऑफ दीज। तो आपको जानते होंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब वो कहाँ जा रही थी, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का हिस्सा बन के, ठीक है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 14, क्या बोलता है, क्वेश्चन है व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम लोग दूसरे जापानी से अलग कैसे हैं, हम लोग कैसे दूसरे जापानी से अलग हैं, ये सेंटेंस किसने कहा था। तो ये आप जान गए, द एनिमी का है। और ये जो बात हो रहा था वो डॉक्टर सदा और उसकी पत्नी हना के बीच में हो रहा था। दिस कन्वर्सेशन वाज बिटवीन डॉक्टर सदा एंड हिज वाइफ हना। तो हना अब बातचीत में कहती है कि जब वो बात कर रही होती कि नौकर लोग घर छोड़ के चले गए, तो वो कहती है कि हम लोग को समझ नहीं आता कि नौकर लोग हमसे ज़्यादा समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो इलीगल है, वो इंजर्ड आदमी को अपने घर में रखे हैं, वो मतलब कि हम वो चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि वो जापानी होकर वो देख पा रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि हम सही गलत कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानी से अलग कैसे हैं, क्या हो गया। तो ये कौन पूछती, सर्वेंट, जनरल, सदाव, हना। तो आप जान रहे होंगे ये स्टेटमेंट किनका था, तो वो हना का था, उनकी पत्नी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका के पास किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, अंटार्कटिका कैसा जगह है। तो अब तो सिंपल क्वेश्चन है ये, वो कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है, विंडिएस्ट भी है। तो ये सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका सभी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है वो है आपका, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, अमेरिकन सोल्जर को किया गया था, क्या किया गया था, स्टैब्ड, बांध दिया गया था, शॉट, गोली मार दिया गया था, बीटन अप, पीटा गया था, स्लैप्ड हार्ड, जोर से झापड़ा मारा गया था। तो आप तो जानते हैं उसको शॉट किया गया था, शॉट मतलब गोली मारा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की पत्नी का नाम क्या था, चार्ली, फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेबर सेकेंड बुक का, उसकी वो तो उनका दोस्त था, साइकेट्रिस्ट, वुमेन विथ ब्रैड टॉप, है ना, वुमेन एट द थर्ड लेवल। यहाँ पर चार्ली का वाइफ को पूछा, तो आपको जान रहे होंगे आप, उनकी पत्नी का नाम क्या था, लुइजा नाम था। चलिए तो लुइजा आपका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाउ ओल्ड वाइज प्रिंस, प्रिंस कितना साल का था, व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये भी क्वेश्चन आपको कल आर्ट्स में भी पूछा गया था, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। कितना साल का वो प्रिंस था जब वो मतलब कि मजाक बना दिया था एस्ट्रोलॉजर का, ठीक है। वो कितना साल का वो बच्चा जन्म लेके होता, वो मात्र कितना साल का था, 10 दिन का था। याद रखेंगे कितना दिन का था, मात्र 10 दिन का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोजर स्कंक मदर, रोजर स्कंक की जो माँ थी वो किस प्रकार की थी,
जो के कहानी में जो ओपिनियन, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम सीधी सी देख ले कि जो रोजर स्कंक की माँ कैसी थी, तो उसकी माँ तो चालाक थी, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि जो के ओपिनियन में कैसी थी, ठीक है। जो के अनुसार उसकी माँ कैसी थी, जो के अनुसार उसकी माँ बुद्धिमान थी, प्लीजिंग थी, वीक एंड स्टूपिड थी, या सब थी। तो याद रखिए उसकी माँ कहानी में जब शिक्षा देता है कि माँ लोग कभी गलत डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन जो के नजर से पूछ रहा है। और यहाँ पर बात है कि अगर कहानी के अनुसार पूछता तो बुद्धिमान थी, ठीक है, लेकिन जो के अनुसार उसकी माँ क्या थी, वीक थी और स्टूपिड थी, ठीक है, मतलब कि दुष्ट थी और मूर्ख थी, ये आप जो कहती है, क्योंकि उसका वो स्मेल को लौटा दिया था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेटेड टू डेरी। कहता है कि विच स्टोरी, कौन सा जो स्टोरी है मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं उसके दिमाग को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो लड़का अपने आप से काफी नफरत करता है, इसको दिमाग को नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वो कौन सा चीज को बताते हैं उसको, सिंड्रेला का कहानी बताते हैं, है ना, स्नोमैन का बताते हैं, ड्रॉप्ड मैन का बताते हैं, या ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो आप याद रखेंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट का वो कहानी बताते हैं, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि एक जो मतलब कि एक ब्यूटी एंड बीस्ट का कहानी बताते हैं कि एक जो लड़का होता है, ठीक है, और मतलब कि वो मतलब मॉन्स्टर होता है जिसको जो प्रिंसेस किस करती है तो वो फिर से क्या बन जाता है, वो लड़का जो है वो प्रिंस बन जाता है। तो ये ब्यूटी एंड बीस्ट आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 में बोल रहा है आपका 21 क्वेश्चन आपका है कि व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस, किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करते हैं चंपारण के लोग इंडिगो शेयर क्रॉपिंग में। व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस बाय चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो इंडिगो के जो बटेदार हैं वो किस प्रकार का समस्या फेल करते हैं, पॉवर्टी, तो गरीबी तो है ही, लेकिन आगे देखते हैं वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनको जबरदस्ती क्या उगाया जाता था उनसे, इंडिगो। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अनेबल टू रेज वॉइस, मतलब वो वॉइस मतलब उठाने के लिए या आवाज उठाने में योग्य नहीं है। इलिटरेसी मतलब कि क्या, इलिटरेसी मतलब शिक्षा। तो ये सभी मतलब सही लग रहा है कि ये सब चीज में मतलब वो सभी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन इसमें से आप देखेंगे बुक में आपका जिक्र है कि उनको इंडिगो जबरदस्ती लैंडलॉर्ड्स उगाने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी क्वेश्चन से राजकुमार शुक्ला कौन था, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आप तो जानते होंगे। ये राजकुमार शुक्ला जो था वो एक शेयर क्रॉपर था। कौन था, शेयर क्रॉपर, जो गांधी से मिलने के लिए गया था लखनऊ और उसको लेके गया था गांधी को। देखिए मेकअप रूम लुक लाइक ए, मेकअप रूम जो था पोएट एंड पैनकेक्स का, तो मेकअप रूम कैसा दिखता था, ब्यूटीफुल रूम था, मेसी रूम था, हेयर कटिंग सैलून, तो बिल्कुल ये कैसा दिखता था, हेयर कटिंग सैलून के जैसा दूर से देखने से लगता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम, जो बॉय था जो 40 साल का था, बॉय नहीं था, 40 साल का लड़का हो गया था, वो कैसे जलन रखता था, किससे जलता था, उसको जलन उसको ईर्ष्या किससे था, एक्टर से था, ऑथर से था, विजिटर से था, या सुबुज सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू बॉस, किससे था। तो यहां पर ऑथर्स लिखा हुआ है तो ऑथर से नहीं था, है ना, वो किससे उसे जलन था, तो सुब्बू से, क्योंकि सुब्बू भी उसी के जैसा स्टूडियो में आया था लेकिन सुब्बू से आगे निकल चुका था, इसलिए सुब्बू का सफलता और उसके बॉस के साथ जो क्लोजनेस था उसके कारण उसको जलसी था, जलता था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सोफीज बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो आप तो सिंपल जान गए होंगे कि सोफी का बेस्ट फ्रेंड जेंसी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी किस प्रकार की लड़की थी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सोफी एक डे ड्रीमर लड़की थी। कैसी थी, डे ड्रीमर, वो सिर्फ दिन में ख्वाब देखती थी खुले आंखों से, इसीलिए उसको बोला जाता था डे ड्रीमर गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, बामा वाज एन, बामा क्या थी, बंगाली राइटर थी, तमिल राइटर थी, एनआरआई थी, पॉलिटिशियन थी, तो बामा वाजे तमिल राइटर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से करवाया था, सारा का सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है। बामा वाजे तमिल राइटर, बामा वाजे तमिल दलित राइटर, वो तमिल राइटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जो इस बामा का कैरेक्टर इसी मतलब की स्टोरी से है, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो है किस प्रकार का कहानी है, फेबल है, लीजेंड है, ऑटोबायोग्राफी, तो बिल्कुल ये ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की मेमोरी को याद करते हैं, मतलब वो खुद के बारे में लिखते हैं। इट मीन्स कि ये आत्मकथा है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा, तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है, जिसमें जीत काला सर बामा के बारे में हम लोग पढ़े। लास्ट क्वेश्चन आपका था 30 क्वेश्चन, हु इज द राइटर
ऑफ द नोबल, नोबल द नेम ऑफ द रोज किसने लिखा, नोबल जो है नेम ऑफ द रोज किसने लिखा, तो क्रिस्टोफर ने, मुकुंद ने, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर तो इसके राइटर मतलब जो आप लिखे, और अम्बर्टो इको और लेविस कैरोल। तो जिस कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे इंटरव्यू में, उसमें हम लोग ये देखे थे कि इनके जो राइटर है उनका नाम क्या था, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको जो प्रोफेसर थे, और इन्हीं का लिखा हुआ नोबल का नाम था द नेम ऑफ द रोज, है ना। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व 30 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई थिंक कि आप 30 आउट ऑफ 30 लगाए होंगे, ठीक है। आप एक दो मिस्टेक हो भी सकता है, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा होगा, ठीक है। और मैंने देखा नेक्स्ट जो आपका राइटिंग स्किल या फिर जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे बाकी का, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए आशा करते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम में आपका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया होगा, है ना। इसी के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं कभी और आगे के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।